बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर, एक नई उमंग और एक नई जुस्तजू के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स और फिजिक्स 12 का ये चैप्टर नंबर 2। वैसे आम तौर पर ये चैप्टर नंबर 16 है और इसका लेक्चर नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, उसका पहला टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, कि गैस मॉलिक्यूल्स में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो कितना होता है, और उसको आज हम एक अच्छे तरीके से स्टडीज करेंगे। बल्कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि प्रेशर के हवाले से जितने भी फार्मूला हैं वो आज हम सारे के सारे कवर कर लें। अगर आप ये समझें कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस बात में बिल्कुल भी किसी किस्म की गलत बात नहीं होगी, ये बिल्कुल एक सही बात है। तो आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, आप अपनी छोटी जूनियर क्लासेस में ये पढ़ते आए कि प्रेशर, जो गैसेस हैं वो हर वक्त प्रेशर लगाती हैं। ठीक है, फर्ज करें इस आपके कमरे में अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये भी आप पर प्रेशर लगा रहे हैं। ये जहां जहां जाते हैं वहां प्रेशर लगाते हैं। ये वॉल के साथ प्रेशर लगा रहे हैं या आपके साथ प्रेशर लगा रहे हैं। दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑल द वे, एवरीवेयर, हर जगह पे ये प्रेशर लगा रहे हैं। अगर हम इन गैस के मॉलिक्यूल्स को फर्ज करें, हम इन गैस के मॉलिक्यूल्स को किसी भी कंटेनर में बंद कर दें। लेट्स से ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को इन कंटेनर में बंद कर देता हूं। ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारा एक्स एक्सिस भी है। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस भी है, और इसी तरह हमारे पास ये जी एक्सिस भी है। ये जी एक्सिस है, यानी 3 एक्सिस से पे मुश्तमिल जो हमारे पास एक कंटेनर दिया हुआ है जिसमें बेतहाशा किस्म के हमने गैस के मॉलिक्यूल्स बीच में सेव किए हुए हैं। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। हमने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन गैस के मॉलिक्यूल्स को इनके अंदर हमने फिल कर दिया। ये डियर स्टूडेंट्स, ये गैस के मॉलिक्यूल्स 3 चीजों पर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। पहला, टेम्परेचर पर। इनका प्रेशर की बात करूं, गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर 3 चीजों पे बहुत डिपेंडेंट होता है। एक होता है टेम्परेचर पर, ये बड़ा मशहूर लॉ है, गे-ल्यूजेक्स लॉ, जो अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि टेम्परेचर के बढ़ने से, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, इसी तरह आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि हम गर्मियों में हमेशा टायर की हवा कम रखनी चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से आपका जो टायर होता है, जो गाड़ी का, उसका प्रेशर बढ़ जाता है और वो प्रेशर, और उस प्रेशर से टायर के बर्स्ट होने का भी अंदेशा होता है। तो इसलिए टेम्परेचर भी के बढ़ने से भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा अगर गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली तब भी प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। यानी आप देखें, एक टायर की एग्जांपल लेते हैं। अगर टायर में हम थोड़ी हवा डालेंगे तो उसका कम प्रेशर होगा, अगर हम हवा ज्यादा डालेंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। सो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होने से भी प्रेशर बढ़ जाता है। सो अगर गैस के मॉलिक्यूल इसमें बहुत ज्यादा हैं तो इसका अच्छा खासा प्रेशर होगा। ठीक है, इसी तरह मैंने एग्जांपल एक दे दी। तीसरी है, प्रेशर पे एक बहुत बड़ा असर जो डालता है वो वॉल्यूम डालता होता है। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर कम हो जाएगा। यानी आप समझें कि अगर फर्ज करें जो आप एक कार के टायर्स में जो हवा भर रहे हैं वही हवा उठाकर आप एक ट्रैक्टर के टायर में भर लें, तो ट्रैक्टर का चूंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो उसको तो वो प्रेशर फील ही नहीं होगा। वो तो बल्कि ट्रैक्टर वाला कहेगा भाई एक थोड़ा सा और हवा इसमें भर दें। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने बॉयल्स लॉ भी पढ़ा था, बट कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना पड़ता है। तो 3 बड़े फैक्टर्स होते हैं। एनीवे, उन फैक्टर्स को भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे। फिलहाल आप देखें, ये हमारे पास यहां से, ये हम समझ लें क्यूब है हमारे पास। क्यूब का मतलब होता है कि जिसका लेंथ, जिसका विड्थ और जिसका हाइट तीनों इक्वल हो। तीनों का नाम लेंथ एल कर देते हैं। चलें जी, यहां से यहां तक एल है, ये वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में, और ये जेड एक्सिस में एल है।
तो 3 हमारे पास एक्सेस में डिफरेंट जो है वो गैस के पार्टिकल्स दिए हुए। तो स्टूडेंट्स एज अ होल इन पे जो प्रेशर लगने वाला है वो प्रेशर होगा हमारे पास F/A के, ये हमने पीछे पढ़ कर आए हैं, जिसमें F होता है फोर्स विच इज exerted by the gas particles और A कहते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारे पास है। अब ये गैस के पार्टिकल प्रेशर ना सिर्फ एक दूसरे की कोलिजन में एक दूसरे के ऊपर भी डाल रहे होंगे, बल्कि ये क्या कर रहे होंगे, ये गैस के ये जो कंटेनर है इसकी वॉल से भी टकरा रहे होंगे और इनमें भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा अच्छा खासा। सो स्टूडेंट्स प्रेशर हमारे पास F/A आया, इसको एक नंबर 1 इक्वेशन के साथ आप सेव रखें। इसमें फोर्स की जब बात करते हैं, फोर्स F इज इक्वल टू ma के इक्वल होता है, आपने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है, ma। और एक्सेलरेशन के वाले से पढ़ा था आपने, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, ठीक है, ये हमारे पास होता है, यानी mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास फोर्स होगी। ये एक स्कूल लेवल पे आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। mvf को स्टूडेंट्स फाइनल मोमेंटम भी कहेंगे, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला भी होता है mv, और अगर f के साथ होगा तो फाइनल मोमेंटम, अगर i के साथ होगा तो उसे इनिशियल मोमेंटम कहेंगे ओवर डेल्टा टी। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों मोमेंटम का डिफरेंस, वो दोनों मोमेंटम का जो डिफरेंस होगा उसको डेल्टा पी भी कहा जा सकता है। तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन आ गई, और ये स्टूडेंट्स आई है हमारे पास फोर्स की इक्वेशन, ठीक है। हम बाद में हमने एक्चुअली अब क्या फाइंड करना है, हमने फोर्स फाइंड करनी है और दूसरा हमने एरिया फाइंड करना है। हमने फोर्स की वैल्यू यहां लगानी है, एरिया की वैल्यू यहां लगानी है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा प्रेशर। सो प्रेशर को फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड फोर्स एंड वी हैव टू फाइंड एरिया एज वेल। ये दो चीजें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, और आगे फर्दर हम फोर्स को तो लेके जा चुके हैं डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी तक, स्टिल वी आर मिसिंग डेल्टा पी। हमें डेल्टा पी अब इसमें यानी फ्रॉम इक्वेशन टू हमारे पास डेल्टा पी भी नहीं दिया हुआ, हमारे पास डेल्टा पी भी नहीं दिया हुआ और हमारे पास डेल्टा टी भी नहीं दिया हुआ। सो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी स्टूडेंट्स ये कि हम डेल्टा पी भी फाइंड करेंगे और डेल्टा टी भी फाइंड करेंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स डेल्टा पी पर, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा पी जैसे मैंने ऊपर बताया था किसके इक्वल होता है, ये mvf माइनस mvi के इक्वल होता है, यानी ये एक्चुअली pf माइनस pi, जिसको mvf माइनस mvi भी कहते हैं, ये इसके इक्वल होगा। आए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, गैस में जो कोलिजन होती है दैट इज नॉट इन इलास्टिक कोलिजन, दैट इज एक्चुअली इलास्टिक कोलिजन। दो किस्म की कोलिजन आपने पढ़ी थी, बल्कि 3 किस्म की पढ़ी थी। एक आपने पढ़ी थी इन इलास्टिक, एक इलास्टिक, एक परफेक्टली इलास्टिक पढ़ी थी। तो चले हम इलास्टिक कोलिजन जो परफेक्टली हो रही है उस पर डिस्कस करते हैं। व्हाई? बिकॉज हमें गैस के पार्टिकल्स में आपस में कोई फ्रिक्शन नहीं लगती, तो इसलिए का मतलब है एनर्जी जाया नहीं, तो ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है हमारे पास। सो गैस के पार्टिकल जब यहां से यहां आएगा, यानी गैस फर्ज करेंगे, देखें ये ना हमारे पास ये इसका जो हमारे पास कंटेनर है उसकी वॉल यहां से स्टार्ट होकर यहां आ रही है, यानी इससे इधर तक आ रही है। तो फर्ज करें यहां से पार्टिकल जाता है, यहां से टकरा कर वापस आता है, तो जाने वाली जो स्पीड होगी वो vi कहलाएगी और जो आने वाली स्पीड होगी वो हमारे पास vf कहलाएगी, और दोनों स्पीड कंजर्व होंगी, बराबर होंगी, एक ही जैसी होंगी। वाई यानी ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक है। सो हम कहेंगे सिंस कोलिजन विद वॉल इज इलास्टिक, सो vf और vi दोनों का जो हमारे पास वैल्यू है,
जिसको मैग्नीट्यूड कहेंगे, वो इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। VF की डायरेक्शन उस साइड पर है और VI की डायरेक्शन उस साइड पर है। सो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि यहां जो डेल्टा P हमारे पास है ऊपर वाला, ये यहां लिख लीजिएगा, ये मैग्नीट्यूड में ऐसा है, मैग्नीट्यूड ऐसे ऐसा है। यहां लिख लीजिएगा डेल्टा P हमारे पास हुआ, MVF की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, उल्टी साइड पर होगी। अच्छा एक मिनट, अभी बिफोर डूइंग दिस एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। वी गॉट सो मेनी पार्टिकल्स, कैन बी बिलियंस और ट्रिलियंस, मे बी मोर देन दैट, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं। हम पहले एक पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं एक पार्टिकल आया यहां से, उधर से कोलाइड होके वापस चला गया, तो उसकी VI और VF इक्वल हुए। इसका नाम भी हम रख लेते हैं V रख लेते हैं, और V X एक्सिस पे रख लेते हैं, X एक्सिस पे। किस पे रख लेते हैं, X एक्सिस पे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट Y एक्सिस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर एक्सिस, हम सिर्फ X एक्सिस पे बात करते हैं। बाद में हम Y पे बात करेंगे, बाद में Z पे बात करेंगे। एक मॉलिक्यूल जाके कोलाइड होता है और वापस आता है, तो X एक्सिस में जो उसका मोमेंटम होगा तो वो MVF, V का नाम हम रख लेते हैं VX, लेकिन चूंकि उसकी डायरेक्शन इस साइड पर है, अपोजिट है, तो -VX रख लेते हैं और 1 का नाम भी डाल देते हैं, क्योंकि हमने एक पार्टिकल की बात की। इसी तरह जब हम यहां जाएंगे -MVI की जगह पर लिखेंगे -VX1, ठीक है, दोनों का चूंकि वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए। सो डेल्टा PX हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये माइनस में नहीं है, प्लस में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सीधी थी, तो ये आ जाएगा -2MVX1। ये हमारे पास आ गई। ये किसकी आ गई स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं। ये आ गई स्टूडेंट्स इसकी डेल्टा P की, लेकिन अभी भी हमने डेल्टा PX वाला फाइंड किया, तो इसका मतलब है पहले हम फोर्सेस X वाली फाइंड करते हैं, बाद में आगे चलने की कोशिश करते हैं। अभी हम सिर्फ X एक्सिस पे बात करें, नहीं मॉलिक्यूल्स हॉरिजॉन्टल में टकरा के वापस आ रहे हैं। वी डोंट टॉक अबाउट Y एक्सिस, ठीक है, बाद में चेक करेंगे कि Y एक्सिस में क्या होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी चीज क्या थी, डेल्टा T की बात करते हैं। ये कहां से फाइंड होगा, देखिए स्टूडेंट्स, X एक्सिस के एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, उसमें आपका पार्टिकल यहां से गया, यहां यानी उस दीवार से टकरा कर वापस आया, यानी यहां टकरा कर वापस आया, तो जो टोटल टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो V होता है, V स्पीड, दैट इज VX1 वाली, वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होता है। अब देखें T डिवाइड हो रहा है, यहां जाके यानी डेल्टा T कर दो, तो डेल्टा T यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब क्वेश्चन मार्क ये स्टूडेंट्स कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसने यहां से गया, उस X एक्सिस पे टकरा के वापस आया, यानी L, ये का नाम हमने L रखा हुआ है, L आगे गया और L ही पीछे आया, तो टोटल डिस्टेंस जो अचीव किया दैट इज 2L। हम लिख सकते हैं कि डेल्टा T हमारे पास 2L ओवर VX1 हो गया। इसको नंबर 4 का नाम दे दें। ये हमारे पास आ गया जी चेंज, यानी टाइम हमारे पास आ गया, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास एक मॉलिक्यूल का आया ये, और चेंज इन टाइम हमारे पास ये आ गया हमारे पास। अब जब स्टूडेंट्स हम फोर्स को फाइंड करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला ये था, लेकिन जब X एक्सिस पे एक पार्टिकल की फोर्स फाइंड करेंगे, फिर हम 2 की करेंगे, फिर 3, फिर n पार्टिकल्स लग जाएंगे, फिर X एक्सिस के बाद Y एक्सिस पे जाएंगे। तो आप जब पहले पार्टिकल की X एक्सिस पे फोर्स को फाइंड करेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था डेल्टा P, लेकिन चूंकि X एक्सिस ऑफ 1 है और डेल्टा T इसके इक्वल होगा। अच्छा, डेल्टा P क्या था हमारे पास, डेल्टा P क्या था ये देखें, -2MVXI, यानी इसकी वैल्यू लगा लें, यानी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 डालना है इसमें, ये भी डालें, ये भी डालें, ये दोनों, ठीक है। यहां बेशक लिख लें पुटिंग
इक्वेशन 3 एंड 4, इसके अंदर इक्वेशन 3 और 4 डाल दें। ये देखें f(x1) ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया -2mvx1, -2mvx1, ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी है 2l/vx1, यानी डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है 2l/vx1। ये स्टूडेंट्स डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और चीजें उलट जाती हैं, यानी ये ऊपर चला जाएगा -2mvx1 मल्टीप्लाई vx1/2l, ये हमारे पास आ गया। 2 से कैंसिल हुआ, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा v से होगा -mvx² आ गया। ये हमारे पास फोर्स 1 आ गई। स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास फोर्स है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या पढ़ा था आपने, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने पढ़ा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप जिस एक्शन से फोर्स उधर लगेगी और रिएक्शन जो होगा वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा हमारे पास। यानी इसका मतलब हुआ जब फोर्स हमारे पास वॉल लगाएगी, वॉल, वो हमारे पास हो जाएगी माइनस की फोर्स हो जाएगी, तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास प्लस mvx²/l। ये हमारे पास एक पार्टिकल की फोर्स आ गई, जो फोर्स आपकी कंटेनर पे लग के वापस आ रही है हमारे पास, ये फोर्स है। अगर एक पार्टिकल हो यहां 1 होगा, सॉरी यहां 1 लिखा नहीं था, अगर एक पार्टिकल हो यहां 1 होगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर पार्टिकल हमारे पास एक के अलावा ज्यादा हो जाए, यानी fx2 हो जाए, तो mvx²/l हो जाएगा। अगर 3 पार्टिकल हो तो 3 हो जाएगा। करते करते अगर n पार्टिकल हो तो mvxn² हो जाएगा, यानी n पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हो तो ऐसा होगा। अब हमने क्या करना है, चूंकि हमें टोटल चाहिए फोर्स, लेकिन अभी तो हम एक्स एक्सिस की फोर्सेस को फाइंड करें, तो सबसे पहला काम करते हैं हम एक्स एक्सिस की सारे पार्टिकल्स की फोर्सेस को ऐड कर देते हैं। यानी एक्चुअली जब हम एक्स एक्सिस की फोर्स को करेंगे उसमें fx1, fx2, fx3, fxn सब पार्टिकल्स की फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे। जब हम fx फाइंड करेंगे, fx1 क्या है, mvx1² mvx1² l, और ये होगा mvx2² l mvx3² करते करते mv, ये भी प्लस है, xn² हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। इन सब में से स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, m/v 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 m/l सब में से कॉमन निकाल लेते हैं। ये लें जी, m/l हमने सब में से कॉमन निकाला, vx1² vx2² vx3² करते करते vxn², ये हमारे पास बच गया। इसको इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 4 थी, ये इक्वेशन 5 थी, ये इक्वेशन 6 है, हम नाम रख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन नंबर 6 आई है मेरे पास, ऑल्दो कि ये मैंने फर्स्ट ईयर में सारा पढ़ाया हुआ है। जब आपको याद होगा, जब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर था उसमें सारे फॉर्मूले मैंने इसी से समझाए थे, हालांकि आपकी बुक में नहीं थे। तो बहरहाल मैंने ये दोबारा उसी चीज को दोबारा दोहरा रहा हूं। हमारे पास fx की फोर्सेस ये हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज एवरेज को कहते होते हैं। यानी सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास एवरेज होती है, जिसको मीन भी कहा जा सकता है, मीन। सो ये देखें, ये सम ऑफ क्वांटिटीज है, और कितनी क्वांटिटीज है, 1 से लेकर n तक।
और अगर होता डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जो कि नहीं दी हुई, हम यूं करते हैं इसको, स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें। अच्छा, अगर हम इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है हमारे पास, n है। यानी उसी से मल्टीप्लाई भी किया, उसी से डिवाइड भी कर लिया। तो ये v स्क्वायर के सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, v x के जो x1 है, v x के जो स्क्वायर है उनका मीन आ जाएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये fx इज इक्वल टू m टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ओवर l, और ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज v x स्क्वायर का एवरेज, ये एवरेज का साइन होता है, ये आ गया। इसको हम 7th इक्वेशन का नाम दे देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स अभी तक आप सब गेम आपकी बिल्कुल सही जा रही होगी। स्टूडेंट्स जब बात होगी वी एक्स के स्क्वायर का मीन, इसकी बात होगी हमारे पास, तो एक्चुअली एक बात हमें पता है कि अगर ये वी एक्स यानी एक्स एक्सिस के पार्टिकल्स की बात ना करता, जो एक्स एक्सिस पे जाकर स्ट्राइक होके आ रहे हैं, मैं सारे पार्टिकल्स की बात करता, तो उसमें एक्स एक्सिस भी आना था, वाई भी, जेड भी। यानी अगर मैं सबका मीन फाइंड करता, यानी ऑल पार्टिकल्स का मीन फाइंड करता, तो वो एक्स का भी मीन होना था के स्क्वायर का, और वाई के स्क्वायर का भी मीन होना था, और z के स्क्वायर का भी मीन होना था। यानी तीनों पार्टिकल का मीन होना था हमारे पास। यानी ये जाहिर बात है, इसमें जो पार्टिकल होंगे वो यही तो नहीं है कि दाएं बाएं जा रहे होंगे, वो ऊपर नीचे भी जा रहे होंगे, साइड पे भी जा रहे होंगे, यानी हर साइड पे जा रहे होंगे, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, 3 डायमेंशंस में जा रहे हैं। सो there are not only molecules for the x-axis. So when we talk about the velocity of all, speed of all particles, so what do you have to do? We have to take all the particles into the consideration. Now means if we take the mean of speed square, so we have to take all x, y, z, सब कुछ होंगे। अच्छा, सब में स्पीड चूंकि सब एक ही टेम्परेचर पर भी होंगे, याद रखिएगा सब एक टेम्परेचर पर है, एक ही मतलब एक कांस्टेंट नंबर है, कोई ऐड नहीं हो रहे क्योंकि आपका जार बंद है। और तीसरी चीज वॉल्यूम भी इसका कांस्टेंट है। 3 चीजें कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। आप पहली बात टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और तीसरी चीज हमारे पास इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट है। जब ऐसा हो ना तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है जैसा वो मौजूद है, एक ही जैसा प्रेशर रहता है थ्रू आउट। तो यानी हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका वी एक्स का जो स्क्वायर है वो जितना था वो वी वाई के स्क्वायर भी उतना ही था, और जी का भी उतना ही था। यानी तीनों का पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो एक ही जैसी थी, बिकॉज वाई स्पीड एक जैसी थी क्योंकि एक ही जैसा हमारे पास उनके अंदर प्रेशर मौजूद था थ्रू आउट। तो हम इन तीनों की वैल्यू को हम यानी इसका नाम भी हम वी एक्स कर लेते हैं, इसका नाम भी वी एक्स कर लेते हैं। यानी इन तीनों को इसमें डाल दें इक्वेशन ऊपर वाली में, यह हो जाएगा वी एक्स के स्क्वायर का मीन, वी एक्स के स्क्वायर का मीन, वी एक्स के स्क्वायर का मीन, ये आ गया। ये 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी v का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वी एक्स के स्क्वायर का मीन। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास वी एक्स के स्क्वायर का मीन हो जाएगा वी स्क्वायर का मीन डिवाइडेड बाय 3, एवरेज ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इसकी वैल्यू को उठाएं, इक्वेशन 7 में पुट कर लें, यानी पुटिंग इन इक्वेशन 7, पुटिंग इन इक्वेशन 7, आप इक्वेशन 7 में पुट कर दें। इक्वेशन 7 क्या हमारे पास, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एम एन ओवर एल, इस जगह पर लगाएंगे 1/3 और एवरेज ऑफ वी स्क्वायर, तो 3 डिवाइड हो रहा है यहां, सो हम यू लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू होगा एम एन ओवर 3 वी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन 9 हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास था स्टूडेंट्स फोर्स
एक्स एक्सिस का। स्टूडेंट्स ये था एक्स एक्सिस का फोर्स, यानी वो पार्टिकल जो एक्स एक्सिस पे फोर्स लगा रहे। अब होता क्या है, ये फोर्स तो एक ही जैसी हर जगह पे लग रही है, यानी एक्स एक्सिस पे भी वैसी लग रही है, वही वाई एक्सिस पे भी लग रही है, वही जेड एक्सिस पे भी लग रही है। ये फोर्सेस तो ऑल डायरेक्शन में सेम लग रही है। हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जी एक्सिस पे ये फोर्स एक ही लग रही है, जिसको हम एफ का नाम देते हैं। ये ओवरऑल फोर्स यही है। सो हम कह सकते हैं ये एक्चुअली एफ है, एम एन ओवर 3 वी स्क्वायर। ये आ गया, इक्वेशन नंबर 10 आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये फोर्स हम लोगों ने फाइंड कर ली। चलें जी, खुशी होनी चाहिए आपको, ये फोर्स हमारी फाइंड होगी। अब हमें चाहिए एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या कोई भी एरिया जिस जगह पे फोर्स लग रही हो। अब ये आपके पास क्यूब है जो दिया है, इस क्यूब का उस तरफ भी उसी जैसा एरिया है, क्योंकि मैंने ये क्यूब लिया है। क्यूब का मतलब है कि जो उसकी हाइट है वो विड्थ है वही लेंथ है। तो आमतौर पे एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ भी वही है, विड्थ भी वही है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी एरिया जो है ना, एरिया हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, या कोई भी 2 डायमेंशन ले ले, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, कोई ना ले। सो स्टूडेंट्स एरिया आ जाएगा लेंथ, इसका नाम भी एल रखा है, और विड्थ का नाम भी, यानी ये भी एल रखा हुआ है, तो एरिया आ जाएगा एल स्क्वायर के। ये हमारे पास 11th आ गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों को 10th और 11th को उठा के इक्वेशन 1 में डाल देंगे। यहां लिखते हैं पुटिंग, बल्कि रेड से लिखता हूं थोड़ा सा प्रोमिनेंट रहे, पुटिंग इक्वेशन 10 11 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लें। इक्वेशन 1 क्या, प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए, एफ बाय ए। एफ क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये एम एन 3 वी स्क्वायर का एवरेज, एम एन ओवर 3 वी स्क्वायर का एवरेज, और एरिया नीचे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 1 ओवर, और क्या एल है, एल स्क्वायर हमारे पास आ गया। एल स्क्वायर को एल से मल्टीप्लाई करेंगे, एल क्यूब आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू एम एन ओवर 3 क्यूब, ये एल स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो गया, वी स्क्वायर का एवरेज, ये हमारे पास आ गया। एज फार एज दिस एल क्यूब इज कंसर्न, एल क्यूब कहते होते हैं एल एल एल, एल क्यूब का क्या मतलब होता है, एल क्यूब एल एल एल, यानी ये, यानी लेंथ विड्थ हाइट तीनों डायमेंशन, यानी हम इसको लेंथ विड्थ हाइट कह सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ विड्थ हाइट के, और लेंथ भी एल है, विड्थ भी एल है, हाइट भी एल है, तो एल क्यूब, यानी वॉल्यूम हमारे पास एल क्यूब हो सकता है। सो इस जगह पे हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, यानी हमारे पास आ जाएगा एम एन ओवर 3 वी, इसको मोड़ रहा हूं थोड़ा सा वॉल्यूम का, क्योंकि ये स्पीड है, एवरेज ऑफ वी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। सो प्रूव हुआ प्रेशर हमारे पास होता है एम एन ओवर 3 वी, स्टूडेंट नजर आ रहा है, वी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। इसका नाम, इसको इक्वेशन नंबर 12 कहते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रेशर का फॉर्मूला आखिरकार हमारे पास ये आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अब हम प्रेशर का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रेशर का ताल्लुक हमने ये तो जोड़ लिया, वैसे जनरली स्पीकिंग मास कांस्टेंट होता है, गैस के मासेस कांस्टेंट होंगे, वही होंगे, मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एन कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, 3 भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस पूरे को कांस्टेंट मान लूं तो प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट वी स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी इसका मतलब हुआ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के, यानी स्पीड जितनी बढ़ती है प्रेशर इंक्रीज करता है। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड जितनी बढ़ेगी उतना प्रेशर बढ़ेगा। कभी आप आंधी आ रही हो, आपके खड़े हो जाए, सो यू गोना सी, जो आंधी होगी यू विल फील सम प्रेशर इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर विंड स्टॉर्म, उसके आगे आपको
प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा। कभी ट्रेन गुजर रही हो, ट्रेन में तो चले अब बर्नौली लॉ लग जाएगा, लेकिन जनरली ट्रेन की हवा जब आपके साथ जो है वो हिट करती है आपको, सो आप एक जगह से दूसरी जगह तक हिल जाते हैं। जितनी हवा उतना प्रेशर ज्यादा, सो वो भी स्क्वायर में बढ़ता है। आगे चलते हैं, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका क्या रिलेशन है। यानी मैं यहां लिखूंगा प्रेशर वर्सेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज का साइन मैंने ये बताया, इनका आपस में जिक्र करता हूं। इसी फॉर्मूले से हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, क्या था, mn3 वॉल्यूम और हमारे पास ये v स्क्वायर, हमारे पास इसको नहीं मोड़ना, v स्क्वायर एवरेज हमारे पास मौजूद है। यहां से हमने इसको कॉपी करके 12th इक्वेशन को ऊपर लिख दिया। स्टूडेंट्स, अगर इस m को जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये m इससे सबसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इस m को अंदर मैं थ्रो कर दूं, यानी n/3v, m को इधर कर दूं, mv स्क्वायर, ये लिख लूं। ये बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर आपने m को मल्टीप्लाई किया, वो तो एवरेज है। भाई एवरेज का मतलब भी एक वैल्यू होता है ना, एक वैल्यू को बहुत सारी वैल्यूज तो नहीं है। यानी फर्ज करें अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपीज है, आपकी पॉकेट में 120 है, किसी और की पॉकेट में 140 है, तो एवरेज क्या निकली, आप तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड 3 से करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअली 120 फर्ज करो आंसर आ गया। तो इसका मतलब है एवरेज एक बंदे के पास 120 है। सो ये एक्चुअली v स्क्वायर एक की बात ही, एवरेज का मतलब एक ही हुआ, क्योंकि अगर वो सारा सम हो रहा था यहां, तो उसको डिवाइड भी n से करके हमने बैलेंस कर दिया था, यानी हमने एक ही का एक्चुअली निकाला है। सो ये भी मैथ्स भी हमारे पास जो है वो एक ही फॉर्म में m लिखा हुआ है, तो उसी m को मैंने अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लिया, mv स्क्वायर हो गया मेरे पास। ठीक है, n को बाहर रखा हुआ है, हालांकि मास ऑफ n पार्टिकल है, n को बाहर रखा हुआ मैंने। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है। उसके लिए इसको 2 से डिवाइड होना पड़ेगा। सो हम यूं करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर लेते हैं। डिवाइड वाला 2 या मल्टीप्लाई वाला यहां ले लेते हैं, यानी डिवाइड वाला 2 यहां कर लेते हैं। ये तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते हैं P2n/3v वॉल्यूम वाला, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब बाकी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर को यही रखते हैं, बाकियों को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दिस n, व्हाट इज दिस v, n का क्या मतलब हुआ, n पार्टिकल्स जो इसके अंदर मौजूद हैं, और v का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम। सो n/v को हम n नॉट कह सकते हैं। n नॉट का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम में कितने मौजूद हैं, और ये कांस्टेंट है हमारे पास, क्योंकि v दे कैन नॉट बी चेंज। If you just keep them in the same container, obviously if they do not leak out, then they will remain same, वो ही रहेंगे हमारे पास, वो चेंज नहीं हो रहे। सो ये हम इसको n नॉट, यानी इस पूरे की जगह पे n नॉट कर से, n नॉट का मतलब है याद रखना टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर वॉल्यूम, इसकी यूनिट पर क्यूब होती है। तो हमारे पास आ गया प्रेशर, इस पूरे की जगह 2/3 n नॉट काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब देखें 2 कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज तो नहीं हो रही, वेरिएबल तो नहीं है, कांस्टेंट। एन नॉट वैसे ही कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल रिमेन सेम एंड वॉल्यूम इज सेम एज वेल। सो 2/3 यहां हम लिख लेते हैं, 2/3 एन नॉट हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर एक्चुअली कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी आ गया। आप किसी भी इक्वेशन में से जब कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, सारे कांस्टेंट को, तो बाकी अगर कोई एक वेरिएबल बच जाए, उसके साथ आपका रिलेशन जो है उसका काइनेटिक एनर्जी के वो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी ये आप लोगों ने 10th की मैथ्स में भी पढ़ा था, अगर याद हो, कि अगर आप
कांस्टेंट को रिमूव आउट कर लें किसी भी इक्वेशन में से, तो जो दो वेरिएबल होते हैं दोनों साइड पे, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। मीनिंग काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से भी प्रेशर बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी खुद कब बढ़ती है, v स्क्वायर से बढ़ती है। यानी स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर में बढ़ जाएगी हमारे पास, ठीक है, या मास से भी बढ़ती है। तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, चलो बहरहाल मास अगर बढ़ाते रहे और हम पार्टिकल्स ऐड करना शुरू कर दें, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है मास के बढ़ने से। बहरहाल हम अभी इस वक्त स्पीड की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल किसी भी तरीके से बढ़ गया, प्रेशर आपका इंक्रीज करना शुरू होता है। तो ये इनका आपस का रिलेशन है, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं स्टूडेंट्स, प्रेशर और डेंसिटी का आपस में क्या ताल्लुक होता है, प्रेशर और डेंसिटी का। स्टूडेंट्स, प्रेशर का फॉर्मूला जो हमारे पास आया था वो क्या था, mn/3v, mn/3v, v फॉर वॉल्यूम। ये स्टूडेंट्स डेंसिटी आपने पढ़ा हुआ, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, यहां मैं लिख रहा हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मैस, यहां ही लिख लेता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है टोटल मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल मैस डिवाइड बाय वॉल्यूम, और टोटल मैस कितना होगा, सारे पार्टिकल्स का मैस, सारे पार्टिकल्स का, यानी जितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वो n पार्टिकल्स हैं, n m/v हम करेंगे इसको, यानी n m/v, ये डेंसिटी का फार्मूला होता है। ये देखें mn/v, इस जगह पर अगर मैं mn/v यानी 1/3 को बाहर निकाल के इस जगह पर डेंसिटी, और ये हमारे पास आ जाएगा, यानी अगर हम ये लिख लें, इसकी इक्वेशन का नाम रख लें, ये 12वीं, ये 13th है इक्वेशन, ये हमारे पास 14th आ गई, यानी इसका भी आपस में ताल्लुक जोड़े तो प्रेशर जो होता है वो जितनी डेंसिटी होगी प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ ये भी हमारे पास और भी वेरिएबल मौजूद है। सो प्रेशर का ताल्लुक डेंसिटी के साथ ये हुआ, डेंसिटी पूरी mn/v के इक्वल होगी हमारे पास। तो ये था प्रेशर और डेंसिटी का एक छोटा सा जायजा। स्टूडेंट्स, अब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को पढ़ते हैं। मैंने ये थोड़ा सा क्यूब ऊपर कर लिया, जगह मेरे पास नहीं बच रही थी। स्टूडेंट्स, आपने गैस का एक लॉ पढ़ा है पिछले साल, विच इज PV इज इक्वल टू nRT, ये पढ़ा था, जिसमें P प्रेशर था, V वॉल्यूम, वॉल्यूम वाले V को हम यूं मोड़ देते हैं, जिससे हमने ये यहां भी हमने कहीं वॉल्यूम को मोड़ा हुआ था, ये nRT। N हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है R की, R हमारे पास होता है 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये देखें, अच्छा, जाउल पर मोल पर केल्विन के इक्वल होता है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अच्छा, अब व्हाट इज n? n हमारे पास क्या है, ये n हमारे पास क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू एवोगैड्रो नंबर है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू एवोगैड्रो नंबर, यानी जो मोल का क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर दें आप किससे, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर खुद कितना होता है हमारे पास, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 हमारे पास ये एवोगैड्रो नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू इस जगह पर लगा लेते हैं, यानी PV हमारे पास इस n की जगह पे n/NaRT हमारे पास आ गया, ये आ गया। अब इसमें से एक मिनट के लिए PV, इस n को बाहर करते हैं, R के नीचे ये लिख लेते हैं, R के नीचे ये Na कर लेते हैं, T को अलहदा कर लेते हैं, ये इसमें R/Na, R कितना था, वो 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन, और Na कितना है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू इसमें डाल दें, इसकी वैल्यू इसमें डाल दें, PVN इसमें डाल दें, सो आप डालेंगे तो एक नया कांस्टेंट K आ जाएगा, K विच इज इक्वल टू R/Na
आर कितना था स्टूडेंट्स हमारे पास 8.314 और एन ए था 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये आएगा हमारे पास 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 जाउल पर मोल पर केल्विन। ये इस किसकी वैल्यू निकाली, इस के की वैल्यू निकाली, ये के की वैल्यू निकल रही है हमारे पास, ये के की वैल्यू मैं निकाली। मैं कैलकुलेटर से भी इसको वेरीफाई कर लेता हूं। यस, मेरी एक स्टूडेंट ने खुद ही निकाल दिया 1.38060445 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट है और इस के को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पीवी एन के टी, यानी एक्चुअली हमारा फार्मूला बना पीवी इज इक्वल टू एन के टी, और इसको इक्वेशन नंबर 15 बना लेते हैं। आते हैं अब इस इक्वेशन को उठाते हैं। ये देखें, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, ये क्या थी, P इज इक्वल टू, ये क्या थी, P इज इक्वल टू, कहां गया ये 2n/3v, 2n/3v, ये वाला वॉल्यूम वाला, इनटू काइनेटिक एनर्जी जो कि होता है हाफ mv² के। ये स्टूडेंट्स v यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये pv हो जाएगा, pv इज इक्वल टू 2n/3 हाफ mv²। ये हमारे पास 16th इक्वेशन आ गई। अगर हम इस 15th इक्वेशन को और 16th इक्वेशन को दोनों को कांस्टेंट बना लें, यानी ये, तो हमारे पास आ जाएगा एन के टी इज इक्वल टू, यानी ये भी पीवी एन के टी है, ये पीवी 2n/3 है, तो पीवी पीवी कांस्टेंट हो गया, कंपेयर हो गया, कंपेयर कर लें, सॉरी, इसको भी कंपेयर कर लें, यानी आपने इसको भी कंपेयर करना है और इसको भी कंपेयर करना है। तो पीवी एन के टी के इक्वल है वो पीवी 2n/3 इंटू 1/2 mv² का एवरेज के इक्वल है। सो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा एन के टी इज इक्वल टू 2n/3 हाफ mv²। ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स एन क्या हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके उसने हो जाना डिवाइड, एन इसके साथ कट जाएगा, के मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा 2/3t, आई एम सॉरी, टेम्परेचर नहीं, के आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड के, और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे पास। सो स्टूडेंट्स 2 कांस्टेंट है, 3 भी हमारे पास कांस्टेंट है, और के हमारे पास वैसे ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सो अगर मैं इसको कांस्टेंट बनाकर t इज इक्वल टू कांस्टेंट बनाकर, यानी इसको कांस्टेंट लिख लूं, और ये काइनेटिक एनर्जी, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² भी कह सकते हैं, या इवन आप काइनेटिक एनर्जी डाल दें। सो इसका मतलब हुआ आपका टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या आपस में रिलेशन है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा हमारे पास, यानी जितना जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा आपकी काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बढ़ती जाएगी गैस मॉलिक्यूल्स के। तो स्टूडेंट्स ये था प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स। हमने प्रेशर को कहां कहां से लाकर और आखिर में टेम्परेचर तक भी लेके चलेंगे। सो अगर आप ये अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, ऑब्वियसली यू गोना हैव समथिंग इन यू। दूसरा, इन्हीं से रिलेशन आगे भी बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। कैसा लगा लेक्चर नीचे कमेंट में लाजमी आप लिखा करें, ठीक है, और दूसरों तक भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।